साउथ चाइना सी में एक नया हंगामा मचा है। क्या एससीओ की मीटिंग में जिनपिंग और पुतिन नाटो के खिलाफ कुछ तैयारी कर रहे थे और इसी के डर से पाकिस्तान ने नाना कहना शुरू किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब 100 फाइटर जेट क्यों भेज रहा है अमेरिका जापान में? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश ने भारत को बड़ा झटका दिया है और भारत के एप्लीकेशन को कर दिया है रिजेक्ट। और भारत ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया है, अकेले नहीं बल्कि 3 तरफ से ब्लॉक खड़ा करके। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी ना, भले पीएम मोदी इसमें न पहुंचे हों, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े पश्चिमी देश ध्यान लगाकर बैठे थे कि आखिरकार इस मीटिंग में होता क्या है। और इस मीटिंग में कुछ ऐसा ही हुआ। रूस, तुर्की, चीन, भारत, कतर के कई नेता शामिल हुए। और इस बीच एक बड़ी चीज ये देखने को मिली कि रूस ने यूरेशिया की बात करी। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों की बात करी। और यहाँ इन्होंने क्या कहा कि बाहरी सैन्य हटाए जाने चाहिए, यानी ऐसी परियोजनाएं और ऐसे सैनिकों का गठन जो इन इलाकों पर पहुंच गया है उनको दूर करना चाहिए। भले नाम न लिया गया हो, लेकिन बात से तो समझ में आ गया ये किसको हटाने की बात कर रहे हैं। नाटो जो इन क्षेत्रों में बढ़ चुका है उसे ये हटाना चाहते हैं, उसे ये वापस भेजना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा कि यूरेशियन क्षेत्र के देशों को आपस में एकजुटता बनाकर रखना चाहिए और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप को घुसने नहीं देना चाहिए। यानी पुतिन की अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने की एक कोशिश चल रही है। और यहाँ कहा गया कि ठीक ऐसा ही शी जिनपिंग के भी इरादों से लगा। शी जिनपिंग ने भी इस क्षेत्र में वही बातें कही कि यहाँ हम किसी दूसरे तीसरे के प्रभाव में ना आए। हालांकि पुतिन के शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन जिनपिंग के शब्द डिप्लोमेटिक होते हुए भी उसी दिशा में जा रहे थे। आपको बता दूं, यहाँ पर सैन्य गठबंधन बने या न बने, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, पर चाइना रणनीतिक रूप से अपनी बढ़त साउथ चाइना सी में दिखा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, आपको याद होगा गलवान की ही तरह फिलीपींस और चाइना के नौसैनिक आपस में भिड़ गए थे, कुल्हाड़ी चाकू वगैरह निकल गए थे। ऐसा दृश्य देखने के बावजूद फिलीपींस और चीन के नेता आपस में बैठे और इन्होंने बात करनी शुरू करी। अमेरिका ने कहा कि हमने तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन किया है, बोलो तुम्हें मदद की ज़रूरत है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फिलीपींस ने कहा कि नहीं जी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर खुद से ही इस मामले को हैंडल करेंगे। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि फिलीपींस डर रहा है और फिलीपींस यहाँ पर आगे बात को नहीं बढ़ाना चाह रहा है। अगर फिलीपींस पीछे हट जाता है तो फिर अमेरिका के पास क्या उपाय है? अमेरिका इस बात को समझ चुका है, इसलिए अमेरिका ने अब एक बड़ा योजना बनाया है और इसके तहत अमेरिका अपनी सेना को अपग्रेड कर रहा है। जापान में अपने सैन्य बलों को अपग्रेड करने के लिए 1-2 नहीं $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका दर्जनों नए लड़ाकू विमानों को जापान भेजेगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने कहा है कि इनका इस्तेमाल अमेरिका जापान के गठबंधन को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कहा गया कि हम मॉडर्न कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं उत्तरी जापान के मिसावा एयरबेस को, और हम यहाँ 36 F-16 फाइटर जेट की जगह 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात करने जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि दक्षिणी द्वीप ओकिनावा के कडेना एयरबेस पर 36 नए F-35EX जेट तैनात किए जाएंगे, जो पुराने 48 F-15C की जगह लेंगे। पेंटागन ने यह भी कहा है कि हिरोशिमा के दक्षिण में होन्शु के मुख्य द्वीपों पर स्थित मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन इकाकुनी में
F-35B विमानों की संख्या में भी बदलाव किया जाएगा। कहा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तैनाती की जा रही है अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट की। जापान में अमेरिकी सेना अपनी क्षमता को ऐसे समय में मजबूत कर रही है जब टोक्यो के लिए चीन, रूस और उत्तर कोरिया का खतरा बढ़ रहा है। जापान का उत्तर में रूस और पूर्वी सागर में द्वीपों को लेकर चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है और फिलीपींस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिकी वायुसेना का घर है जापान में और जापान में इन्होंने अपना पहुंच भी बनाकर रखा हुआ है। अब 100 फाइटर जेट के साथ यहाँ तैयारी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या आगे ये बहुत ज़्यादा मदद पहुंचा पाती है या फिर यूं ही देखते देखते एक एक द्वीप पर चाइना कब्जा करता चला जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो यूरोप के लोग हैं या फिर पश्चिमी दुनिया है, इनके साथ एक चीज़ है और वो चीज़ ये है कि व्यापार में ये अपने से आगे किसी को भी निकलते हुए नहीं देखना चाहते। और ये कहानी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। 2008 में भारत ने पहल करनी शुरू कर दी। एक ग्रुप बनाया गया कि हम जीआई स्टेटस को लेंगे। 2018 में भारत ने यूरोपीय यूनियन के सामने जीआई टैग लेने के लिए बासमती चावल के लिए अप्लाई किया, लेकिन भारत का एप्लीकेशन पड़ा का पड़ा रह गया। 2022 में पाकिस्तान ने अप्लाई किया और पाकिस्तान का एप्लीकेशन यूरोपीय यूनियन ने फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ा दिया, भारत के एप्लीकेशन को झूलने के लिए छोड़ दिया। जीआई टैग क्या होता है? एक तरीके से ट्रेडमार्क देना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दार्जिलिंग की चाय, इसका मतलब हो गया कि इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो चाय बहुत ज़्यादा बिकती है। खास जगहों के लिए इस तरह के बासमती चावल भी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में हैं। पाकिस्तान अपने 14 बासमती प्रोडक्शन करने वाले ज़िलों को जीआई टैग के अंतर्गत रखता है, तो वहीं वो उसे चाहता है बढ़ाकर कि 48 कर दिया जाए। और भारत चाहता है कि भारत के भी जो एप्लीकेशन हैं, भारत के भी कई इलाके हैं जहां पर बासमती चावल का प्रोडक्शन होता है, इनको जीआई टैग दिया जाए, क्योंकि असल में तो ये भारत में ही उपजाया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, यहाँ हम बहुत बड़ी मात्रा में बासमती चावल को उपजाते हैं। यूरोपीय यूनियन अगर जीआई टैग देता है तो भारत का बिक्री और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी 50,000 करोड़ की बिक्री होती है, टैग मिलने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड ने भारत के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि नहीं जी, बहुत सारे और भी देश हैं, हम आपको ही कैसे दे सकते हैं। अब पाकिस्तान के एप्लीकेशन पे भारत ने क्या किया है, बड़ा मज़ेदार एक्शन लिया है। भारत ने अपने तरफ से भी एक अगेंस्ट में एप्लीकेशन डाल दिया है, नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एप्लीकेशन अगेंस्ट में चला गया है और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की तरफ से भी। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।